अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत इस पे अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है। हम लोग बात करने वाले हैं आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से। एक ऐसा टॉपिक या फिर एक ऐसी बीमारी जिसको कह सकते हैं आजकल हर घर में पाई जाती है और ख़ास तौर पर जो एजड हजरात हैं हमारे, वो इस बीमारी में मुब्तला दिखाई देते हैं। मैं बात कर रही हूँ जोड़ों के दर्द के हवाले से। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग हजरात को जो है वो घुटनों की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और काफ़ी जो है इसकी डिफरेंट मेडिसिन्स भी हैं। कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि कुछ लोग इसके लिए टेम्परेरी सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, लाइक पेन किलर वगैरह। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसको किस तरह जो है वो डायग्नोस किया जा सकता है, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा मुबशरा। उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आप इसको एलैबोरेट कर दें। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ज़्यादातर जो है एक पेन, जो नी पेन को कहते हैं बेसिकली, जो कि 40 की अबव एज में होता है और ज़्यादातर वुमेंस में होता है ये। ठीक है, वुमेंस में क्यों होता है? इसलिए होता है वुमेंस में क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो घर में रहना और वॉक ना करना, उनकी जो लाइफ स्टाइल उनको प्रॉपर फॉलो नहीं करता है वो, इसलिए वो और सबसे पहले जो इसमें अफेक्टेड होती है वो हमारी जो बोन है। अब उसमें दो बोन्स एक साथ जब मिलती हैं तो बीच में जो कार्टिलेज है वो ख़त्म होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक ठीक। तो डॉक्टर, अगर एज लिमिट के हवाले से बात करें तो किस एज के मिनिमम और मैक्सिमम किस एज के जो हजरात हैं या फिर जो लोग हैं वो इससे मुतासिर होते हैं? 40 अबव 40 इनकी एज लिमिट होती है। 40 में आपको जाके ये एज में होना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 40, फिर दैन उसके बाद 60 70 इस तरह से। और उसमें ये होता है कि फिर वॉक करने में पाँव में स्वेलिंग और स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस ये ज़्यादा रहती है। ठीक। डॉक्टर, अक्सर लोगों का ये सोचना है, मानना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब बात की जाए तो वो खुसूसन घुटनों के दर्द को कहा जाता है। आप बताइएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कितने टाइप का होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस तो काफ़ी जोड़ों के दर्द में काफ़ी जगहों पे होता है, लाइक स्पाइन में होता है, नी में होता है, स्मॉल जॉइंट्स में होता है। वो स्मॉल जॉइंट में तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, वो रेमोआर्थराइटिस होता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारे पास जो बिग जॉइंट्स हैं उसमें होता है वो। ठीक। तो डिफरेंस क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रिमेटॉइड में? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बिग जॉइंट में होता है और रिमेटॉइड जो है वो स्मॉल जॉइंट्स में होता है। ठीक। तो डॉक्टर, क्या बॉडी के डिफरेंट, जिस तरह आपने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेसिफिकली जोड़ों के दर्द को कहा जाता है, तो बॉडी के जो डिफरेंट हिस्सों में दर्द होता है क्या उसको भी आर्थराइटिस कहते हैं? जी जी, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको बोन पेन को बेसिकली आर्थराइटिस कहा जाता है। बट अगर मसल स्टिफनेस है तो वो मसल्स का पेन होता है, लाइक मसल में जो आपकी तकलीफ़ होती है और ज़्यादा जो अकड़पन आ जाता है, फटीग हो जाता है मसल, तो वो उसको मसल फटीगनेस कहते हैं। ठीक जी। क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ईसा लैब की जानिब से आप वहाँ पे काम करती हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास जो पेशेंट्स आए वो कितने सीवियर दर्द के साथ आते हैं? अब तक कौन से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगी? जी, काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसमें ऐसा होता है कि उनकी जो नी है वो बैंड नहीं हो रही है, उनसे चला नहीं जा रहा है, उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही हैं। तो इससे ये होता है कि उनको काफ़ी पेन रहता है, उनकी बोन में ऊपर से नी से लेकर नीचे पंजे तक उनको दर्द आ रहा होता है। तो इसलिए वो हमारे पास आते हैं लैब में ट्रीटमेंट करवाने के लिए और इसका ट्रीटमेंट अच्छा खासा चलता है, तो वो प्रॉपर एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है। ये इसका क्योर है। ठीक, क्योर है। डॉक्टर, अगर डायग्नोसिस के हवाले से बात की जाए तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप लोग इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? इसको हम डायग्नोस करते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं जो हम रेंजेस चेक करते हैं कि नी की कितनी रेंजेस हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको चेक करते हैं। जो लाइक हमारे पास ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5, उसमें हम चेक करेंगे पेशेंट कौन से ग्रेड पर है। अगर ग्रेड 1 पे है पेशेंट तो मतलब नॉर्मल है, देन ग्रेड 2 पे है तो फिर उसके रेंजेस हैं वो थोड़े से वो हो रहे हैं, ग्रेड 3 और ख़राब हो रहा है, ठीक है, मॉडरेट की तरफ जा रहा है, फिर ग्रेड 4 बिल्कुल लाइक उसमें बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है और 5 पे तो नो मूवमेंट। ठीक।
डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन कितनी हद तक हार्मफुल है? क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन है तो पेन किलर ले ली जाए और उससे जो है वो टेम्प्रेरी आपका जो है वो पेन ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ऑब्वियसली। तो ये किस हद तक हार्मफुल हो सकती है? नहीं, सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट गुड, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कौन से फार्मूला है, कौन सी चीज़ है। आप मेडिसिन ले रहे हैं घर में, आपको ये पता है कि हाँ ये पेन किलर है, पर पेन किलर होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन कि आपने ली और आपने खा ली और फिर आपको उससे फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो दर्द में आपकी कमी आ जाती है, फिर बाद में उसमें आपके मसल्स में फटीकनेस आ जाती है और उसके बाद आपको स्टमक प्रॉब्लम और भी बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। ठीक, और इसके प्राइमरी कॉजेज़ क्या हैं? इसके प्राइमरी कॉजेज़ जो हैं, प्राइमरी कॉज इसके कुछ है वो अननोन कॉज है, मतलब प्राइमरी इसकी कोई कॉज नहीं है। इसकी जो सेकेंडरी कॉज है उसके अंदर ये होता है कि आपके जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मतलब आपके लाइक बोन्स और उसमें भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं एक टाइम पे आकर ना। बिल्कुल उसके अंदर कोई ताकत नहीं रहती है, कोई ऐसी क्योंकि आपके पास उसमें कोई प्रोटीन वगैरह लेने की वो नहीं है ना। आजकल लोग कोई प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, कोई विटामिन नहीं ले रहे हैं और उसमें बस अपनी लाइफ स्टाइल को लेके चल रहा है। ठीक, डॉक्टर, अक्सर लोग जो है वो कुछ टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन के बाद वो जाते हैं सर्जरी की तरफ। क्या सर्जरी इसका वाहिद और परमानेंट सॉल्यूशन है? नी कैप चेंज होता है, आई थिंक कुछ ऐसा सॉल्यूशन कहा जाता है उसको। क्या सर्जरी इसका वाहिद सॉल्यूशन है? नहीं, इसका सर्जरी वाहिद सॉल्यूशन नहीं है, बट मसला ये है कि हमारा जो दो बोन्स हैं, लाइक नी की जो दो बोन्स हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और बीच में हमारा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ख़त्म होने की वजह से गैप कम हो जाता है। जब गैप कम होता है तो ये आपस में रिगड़ खाती हैं। ठीक है, जब रिगड़ खाती हैं तो इसलिए उसको उसमें उसमें आपके वो डलवाते हैं कैप। ऑपरेशन इसलिए होता है, सर्जरी इसलिए होती है कि जो कार्टिलेज खत्म हुआ है उसके बजाय आप उसमें कैप डलवाएं, तो वो प्रॉपर नहीं आ जाती। बट उसके बाद भी सर्जरी, आफ्टर सर्जरी भी थेरेपी होती है। ठीक है डॉक्टर, अगर यंगस्टर के हवाले से बात करूं तो यंगस्टर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत उनका जो है वो स्टेयर्स का यूज़ होता है, चलना होता है, आना जाना होता है, और इसके अलावा वर्किंग लोग जो होते हैं वो भी अक्सर अपने लाइफ रूटीन में जो है वो चहलकदमी बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉट एज इन वॉक, लेकिन उनकी लाइफ में जो है वो चलना बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है। अगर इसके हवाले से बात करें, और उसके बावजूद काफ़ी लोग अपनी जो है वो जब उनकी एज बढ़ती है तो इस दर्द का शिकार होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार होते हैं, वो अक्सर अपने डॉक्टर को भी विज़िट करते हैं। तो क्या आपकी वॉक प्रॉपरली ज़रूरी है, या आप जो जिस तरह अपनी लाइफ में सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हैं आप इससे भी बच सकते हैं अपनी जो है आगे जाके इन प्रॉब्लम से? देखिए, ये जो यंग जनरेशन है इसमें भी ये आजकल ना नी पेन का आ रहा है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ना और भागना कूदना ये सारा काम जो चलता है, तो इसमें ये दिखाते हैं, इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो वो जब यूनिवर्सिटीज़ में भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में किसी चीज़ में, तो वो पेन जो है, अब कुछ होते हैं जो पाँव को प्रॉपर रखने की कोशिश नहीं करते, तो उसमें ये होता है हमें पता नहीं चलता, हम हील पहन रहे हैं, हाई हील्स पहनी, लड़कियां हाई हील्स पहनती हैं, वो पाँव टेढ़ा हुआ, उसमें आपके जो पंजे की जो नर्व्स हैं, वेन्स हैं, वो ऊपर से चढ़ गई। ठीक है, नस पे नस चढ़ना आपने सुना होगा। ठीक है, नस पे नस, लोगों की नस पे नस चढ़ जाती है और वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं, तो वो वीकनेस है ना बोन की, तो वो ज़्यादातर आजकल यंग जनरेशन में बहुत है। ठीक है डॉक्टर, ये सिर्फ चलते हुए नहीं, आपने जिस तरह कहा कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो है वो गिर जाते हैं अक्सर लोग, क्योंकि नस पे नस चढ़ती है। अक्सर लोगों को ये नस चढ़ने की शिकायत जो है वो सोते हुए नींद के दौरान भी मौसूल होती है, इस सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा, नस पे नस चढ़ने का ये होता है कि हमारी फिंगर्स की जो नर्व्स है ना, वो बहुत एक तो बहुत नाजुक होती हैं। ठीक है, उस पर लोग वो जब सोते सोते चढ़ जाते हैं तो लोग इतने पैनिक हो जाते हैं। ये नहीं कि उस पर ज़्यादा पैनिक हो, उसमें आप आराम से रिलैक्स रहें, अपने पाँव को सुकून से रखें। ठीक है, देन वो खुद ब खुद ही वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक, और अगर उस सूरत में भी रिलीज़ ना हो, क्योंकि अक्सर अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मेरे साथ तो ये होता है कि जी आधा घंटा जो है वो लाजमी मुझे उस चीज़ को पाँव को अपने फोकस्ड रहना पड़ता है कि अब ठीक हो जाएगा। खैर डॉक्टर, अगर सर्दियों के मौसम के हवाले से बात करें तो अक्सर सर्दियों में लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन ज़्यादा फील होता है। अगर एजड लोगों की बात करें तो उनको ख़ास तौर पे सर्दियों में ज़्यादा महसूस होता है। क्या मौसम भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में जो है वो असरअंदाज होता है? यस,
इससे मौसम इससे होता है विंटर में आपके एक तो जब गर्मियाँ जाती हैं, सर्दियाँ आती हैं, मौसम चेंज होता है। तो सबसे पहले तो ये कि पुरानी चोट सबसे ज़्यादा तकलीफ जो देती है वो सर्दियों में देती है, ठीक है। और देन ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है ये होती ही ज़्यादा ओल्ड एज में। जब ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये होता है बोन जो है वो वैसे ही स्टिफ होना शुरू होती है, मसल भी स्टिफ होता है। जब मसल स्टिफ है, बोन स्टिफ है, तो दोनों चीज़ में अकड़ाहट महसूस होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए ये ज़्यादा तकलीफ देती है। ठीक। डॉक्टर, हम डाइट के हवाले से अगर बात करें तो डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? डाइट का ये है कि उसके अंदर आप सबसे ज़्यादा प्रोटीन लें, प्रोटीन, मिनरल्स और ये सारी हेल्दी जो क्या नाम है हमारे पास विटामिन डी, लोगों में विटामिन डी की डिफॉर्मिटी है वो बहुत कम लोग लेते हैं, तो उसमें उसको प्रॉपर करना, उसको प्रॉपर डाइट लेना ये ज़रूरी है। ठीक। डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रूमेटॉइड में क्या डिफरेंस है? अच्छा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो स्मॉल जॉइंट में होता है। स्मॉल जॉइंट मतलब हमारी जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, फिंगर में और पाँव की फिंगर्स, हाँ, हैंड फिंगर्स एंड फुट फिंगर्स, इसमें होता है रूमेटॉइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बिग जॉइंट लाइक स्पाइन, नी, ये सारी चीज उस पर ना वो होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक। डॉक्टर, अक्सर लोगों को ये आदत होती है कि बैठे बैठे हाथ के जो है वो जैसे वो पटाखे निकालते हैं, आई डोंट नो उसको, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, एक्चुअली नकल्स आई थिंक कहते हैं। तो ये क्या हार्मफुल हो सकता है आपके फ्यूचर में? हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज आपको पता नहीं है वो अपने बैठे बैठे वो मजे में ही अपनी फिंगर्स को जो है वो कर रहे होते हैं। उसके अंदर ये होता है आपकी हमारी फिंगर्स में भी काफ़ी नर्व्स हैं, ठीक है, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, उसको पता, इन लोगों को पता नहीं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, लेकिन बैठे हुए होंगे देन उसके बाद अपने फिंगर्स को चटका रहे हैं, तो वो सही नहीं है। ठीक। तो वो मैंने ये सुना है कि इन फ्यूचर वो रेशे की बीमारी आपको हो जाती है। जी 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 जी, वो हाथ में रेशा है और हाथ जो खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाते हैं, वो शिवरिंग करते हैं, ये चीज़ होती है, ये सही नहीं है। डॉक्टर, हमें ऐसी कौन सी कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो घर में करनी चाहिए और हम लोग इन फ्यूचर ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से बच सकें? अच्छा, हमें जो है वो कॉमन एक्सरसाइज हमें सबसे पहले तो हमारी जो डेली रूटीन है उसको प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोग सुबह तो उठने का सवाल ही नहीं है, 12-1 बजे तो उनकी मॉर्निंग होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमारी मॉर्निंग में उठ के वॉक करना, जॉगिंग करना, ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सही। देन उसके बाद हमारे पास काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं नी के लिए और उसके लिए बैक के लिए, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में सारी चीज़ों के लिए काफ़ी एक्सरसाइजेज, ये तो आपको नहीं पता तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे। और अगर ये कि नॉर्मल घर में एक्सरसाइज करना है तो वो आपको प्रॉपर डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकता है कि कौन सी है। उसमें मैं आपको 1-2 नाम बता देती हूँ, एंकल पम्प्स हैं, नी रोलिंग है, टॉवल प्रेसिंग है, इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो हम करवाते हैं पेशेंट्स को। ठीक है डॉक्टर, वो जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम वो तो उस सूरत पे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर उनको बॉडी में किसी जगह पे पेन हो, लेकिन काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो घर में बैठे हुए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस को फॉलो करें जिससे इन फ्यूचर वो तमाम इन जैसे प्रॉब्लम से बच सकें। तो मैं चाहूँगी उनके हवाले से आप बता दें, जिस तरह आपने 2-3 एक्सरसाइज का नाम लिया, वो किस तरह घर में हम लोग कर सकते हैं? देखिए, आप बेड पे बिल्कुल स्ट्रेट लेट के अपने पाँव को बिल्कुल ऐसे अपनी तरफ करके, उसको कहते हैं एंकल पम्प, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज है कि आपने नी के अंदर नी के नीचे टॉवल रखी, टॉवल से उसको प्रेस किया, नी से उसको प्रेस किया, सेकंड एक्सरसाइज ये है। और उसके बाद थर्ड ये है कि आपने दोनों नी बेंड करके और उसको आपस में एक तरफ रोल किया, फिर देन दूसरी तरफ रोल किया। ठीक। डॉक्टर, अगर जेंडर के हवाले से बात करें तो मेल या फीमेल्स में से कौन सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार होता है? फीमेल्स। और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि फ़ीमेल्स का जो लाइफ स्टाइल है वो उनके घर में रहना ना, उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। एक तो ज़्यादातर जो मदर्स हैं वो अपने हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो वॉक वगैरह में जो सिर्फ किचन में काम करना, ना वॉक उनकी इतनी प्रॉपर है, ना उनकी डाइट इतनी प्रॉपर है, ना वो विटामिन डी की जो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, तो ये चीज़ की वजह से वुमेन्स में ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम। ठीक। तो ख़वातीन को घर पे रहते हुए अपनी डाइट या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या रखना चाहिए? उनको प्रॉपर करना चाहिए, मतलब उनमें सबसे पहले तो अपनी डेफिशिएंसी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको प्रॉपर रखना चाहिए, सही है। उसके बाद देन अपना ये देखना चाहिए कि हम
एज में सबसे पहले मसला ये होता है कि वुमेन्स में उनका वेट ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जाहिर सी जब वेट बढ़ता है डिलीवरी के बाद भी कुछ लेडीज़ का वेट बढ़ता है, तो जब वेट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आपके नी पे जोर पड़ता है। जब नी पे जोर पड़ता है तो बीच में जो कार्टिलेज है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। सही सही। डॉक्टर, क्योंकि ईसा लैब ने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है और ईसा लैब के बहुत सारे इकदाम भी हैं, मैं चाहूँगी आप बताएं कि ईसा लैब क्या कोई अवेयरनेस कैंप्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मुनक्किद कर रहा है, या फिर इंटीरियर में अक्सर ऐसा होता है कि अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, इस हवाले से ईसा लैब क्या इकदाम कर रहा है? एकदम ईसा लैब जो है उन्होंने अभी फर्स्ट फिजियोथेरेपी चेन हमारी ओपन हुई है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। उसमें हमारे पास काफ़ी फिजियोथेरेपी सेंटर्स बने हैं, इंटीरियर साइड भी बन रहे हैं, और ये कराची में भी काफ़ी हमारे पास इससे रिलेटेड है। उसमें हमारे पास काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि अपने जो पेशेंट्स को गाइड करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। इससे काफ़ी अच्छा रोल है फिजियोथेरेपी में डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का। सही। डॉक्टर ईसा लैब लेबॉर्ट्री जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम कर रहा है नाज़रीन, और अक्सर ईसा लैब की कोशिश होती है कि वो डिस्काउंट में या फिर कम जो है वो एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे लोगों को। डॉक्टर, क्योंकि फ़र्दर हम लोग मज़ीद ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इसके सिम्टम्स, ऐसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को जो दर्द होता है वो ये डायग्नोस नहीं कर पाते घर में कि ये दर्द अगर उनको है, नॉर्मल दर्द है, कोई वेट उठाने की वजह से है, ये वाकई ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द है। तो सिम्टम्स क्या हैं इसके? इसके सिम्टम्स ये है कि उसमें पेन होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है। आपके जो नी के बोथ साइड्स हैं, मतलब दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट राइट, उसमें काफ़ी पेन रहता है। ठीक है, स्टिफनेस हो जाती है मसल्स में, मसल जो है आपके अकड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और आपके जो फिर पेन, फिर स्वेलिंग, ये सारे जो हैं ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, रेडनेस, कुछ लोगों क्या होता है कि स्वेलिंग के साथ रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ की स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसलिए पेन के साथ और स्वेलिंग के साथ रेडनेस होना शुरू हो जाती है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, स्टिफनेस, पेन एंड स्वेलिंग। ठीक है डॉक्टर, ये सारे पेन तो उस सूरत में भी हो सकते हैं अगर आपका पैर ट्विस्ट हो, अगर पाँव में मोच आए, तो उस सूरत में भी ये सारे तकलीफ़ हो सकती है। तो क्या आपको उस सूरत में अपने जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट या फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है? जी होता है, उस सूरत में भी होता है, बट उस सूरत में ये है कि अगर आप कहीं गिरे हैं, आपके पाँव पे मोच आई है, तो मोच जो है वो आपके एंकल पे आती है। ठीक है, नी पे मोच नहीं आती। नी पे जो है वो आपको किसी और चीज़ का, बोन का या मसल का पेन रहता है। तो या तो इससे सबसे ज़्यादा इसको डायग्नोज करने का या तो आपको ग्रेड्स के थ्रू है या फिर एक्सरे के थ्रू। हम इसका एक्सरे करवा के भी चेक करते हैं कि बोन की क्या कंडीशन है। सही। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है फ़ीमेल्स में, क्योंकि फ़ीमेल्स घर का काम करती हैं और अपनी डाइट पे प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाती। इसके अलावा हमारे जो मर्द हजरात हैं वो अपनी ओल्ड एज में जाके ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार होते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर रखनी चाहिए अर्ली एजेस में। जब हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का जो है वो यूज़ करेंगे, इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर करेंगे अपनी बॉडी से, तो इन फ्यूचर जाके कि हम लोग तमाम बीमारियों, सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस ही नहीं बल्कि तमाम बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर सैयदा मुबशरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो आई और अपना कीमती वक्त दिया, और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।